तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। A rice trader has planned to sell 22,000 kg of rice after 3 months from now। तो एक राइस का ट्रेडर है, मतलब कि वो राइस परचेज करता है और सामने बेचता है, ट्रेडिंग करता है राइस की। वो प्लान कर रहा है 22,000 kg बेचने का 3 महीने बाद। मतलब उसके पास 22,000 kg राइस का स्टॉक पड़ा हुआ है। अब वो चाह रहा है कि इसको आज नहीं बेचूं, इसको 3 महीने बाद बेचूं। The spot price of the rice is 60 rupees per kg and 3 month future on the same is trading at 59 per kg। Spot price of rice मतलब अंडरलाइंग एसेट यहाँ पे मेरा राइस है, तो अंडरलाइंग एसेट की आज की प्राइस यानी कि T इजिकल टू 0 में चल रही है 60 रुपये पर केजी। तो अगर मैं आज मार्केट जाता हूँ राइस परचेस करने के लिए तो 60 रुपये किलो यानी कि 60 रुपीज़ पर केजी में मिल जाएगा। और अगर इस पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंटर करता हूँ तो वो 59 रुपीज़ पर केजी में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा 3 महीने का। साइज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज़ 1000 kg। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये निकलता है साइज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को आप इस तरीके से बोलिए कॉन्ट्रैक्ट साइज, साइज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट यानी कि कॉन्ट्रैक्ट साइज। और कॉन्ट्रैक्ट साइज का मतलब होता है लॉट साइज। तो लॉट साइज आपका 1000 kg है, पूरा बोलेंगे तो 1000 kg पर कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट करने जाओगे फ्यूचर का तो 1000 kg पे करना पड़ेगा। ठीक है। द प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू फॉल एज लो एज 56 रुपीज़ पर kg 3 मंथ हेंस। मतलब जो ट्रेडर है जिसको 22,000 kg का राइस बेचना है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि गिर जाएगा। क्या गिर जाएगा? राइस का प्राइस मार्केट में गिर जाएगा। यानी कि उसके पास 22,000 kg स्टॉक में पड़ा हुआ है, यानी कि उसने बाय करके रखा हुआ है, यानी कि उसने लॉन्ग पोजीशन ऑलरेडी ले ली है राइस में, यानी कि अंडरलाइंग एसेट में। अब उसको ये रिस्क लग रहा है कि मार्केट गिर जाएगा। मार्केट गिर जाएगा मतलब राइस का प्राइस गिर जाएगा। तो अगर 2 मिनट के लिए आप राइस छोड़ के शेयर की बात करोगे तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इस बंदे ने शेयर परचेस करके रखा हुआ है और अभी इसको रिस्क है कि मार्केट में शेयर का प्राइस गिर जाएगा, है ना। वैसा ही राइस में भी है कि इज एक्सपेक्टिंग दैट द प्राइस ऑफ द राइस विल फॉल एज लो एज ₹56 पर केजी 3 मंथ हेंस, यानी कि 3 महीने बाद। वॉट द ट्रेडर कैन डू टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ रिड्यूस्ड प्रॉफिट। ट्रेडर क्या कर सकता है अपने रिस्क को रिड्यूस करने के लिए? तो मैंने कई बार बताया है कि हेजिंग का मतलब यही होता है कि अपने रिस्क को रिड्यूस करना या फिर रिस्क को एलिमिनेट कर देना, यानी कि पार्शियल हेजिंग करना या कंप्लीट हेजिंग करना। तो इसको क्या करना चाहिए? इसको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हेजिंग कर लेना चाहिए। इफ यू डिसाइड टू मेक यूज ऑफ द फ्यूचर मार्केट, what would be the effective realized price for its sale when after 3 months spot price is 57 per kg and futures contract price for 3 month is 58 rupees per kg। क्वेश्चन आपसे मांग रहा है इफेक्टिव रियलाइज्ड प्राइस फॉर इट सेल्स। इसका क्या मतलब है? रियलाइज्ड प्राइस फॉर इट सेल का मतलब है कितना पैसा उसको रियलाइज हुआ अपना राइस को बेच के। कुल मिला के बोल रहा है कि कितना उसको कैश इनफ्लो हुआ। ठीक है, वो निकालेंगे कि कितना कैश इनफ्लो हुआ। और स्पॉट प्राइस दिया हुआ है 57 रुपीज़ पर केजी 3 मंथ्स के बाद का, और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस दिया हुआ है 3 मंथ्स के बाद का 58 पर केजी। अब इसके आंसर में जाने से पहले मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन यहीं पे कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में लिखा है कि 3 महीने बाद स्पॉट प्राइस यानी कि राइस का प्राइस हो गया 57 पर केजी और फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 3 महीने बाद होगा 58 पर केजी। तो ये 58 है, ये 57 है, ऐसा कैसे हो गया? आपको डाउट नहीं आ रहा? आपको डाउट आना चाहिए। आपको डाउट इसलिए आना चाहिए क्योंकि हम इतनी बार पढ़ चुके हैं कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में रीप्राइसिंग की जाती है, यानी कि जो डेरिवेटिव बनता है यानी कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट उसका भी जो ग्राफ होता है वो ऐसे 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 होता है, यानी कि फ्लक्चुएट होता रहता है। कब तक फ्लक्चुएट होता है? तो मैच्योरिटी पीरियड के दौरान पूरा का पूरा फ्लक्चुएट होता है और मैच्योरिटी डेट को जाके रुक जाता है। कहाँ जाके रुकता है? वो जाके रुकता है एक्चुअल अंडरलाइंग एसेट की प्राइस के पास। हमारे केस में एक्चुअल अंडरलाइंग एसेट है राइस, यानी कि राइस का जो प्राइस होगा मैच्योरिटी में उतना ही मेरा फ्यूचर का भी प्राइस हो जाना चाहिए मैच्योरिटी में।
यानी कि भले रीप्राइसिंग चलती रहे, यानी कि भले राइस का प्राइस भी ऊपर नीचे होता रहे और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो उस पर बना है उसका प्राइस भी ऊपर नीचे होता रहे, लेकिन मैच्योरिटी पे जाके तो दोनों को बराबर हो जाना चाहिए। यानी कि जब क्वेश्चन कह रहा है कि 3 महीने की मैच्योरिटी का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसको ये भी कहना चाहिए कि 3 महीने बाद स्पॉट प्राइस इज इक्वल टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। यानी कि यहाँ पे 57 और 58 को सेम होना चाहिए कायदे से। बट इस क्वेश्चन का ये ग्लिच है, ये आपको समझना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे 3 महीना कंप्लीट नहीं बोला जा रहा है। मैंने क्वेश्चन के आंसर में ये लिया हुआ है कि मैं एक दिन पहले, मैच्योरिटी के एक दिन पहले कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ। वो ट्रांजेक्शन कैसे कर रहा हूँ, चलिए देखते हैं। तो मेरा अंडरलाइंग एसेट है राइस, मेरा डेरिवेटिव है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप अभी तक जो पढ़ाई किए हैं उसमें आप बहुत बार शेयर्स या इंडेक्स के साथ खेले हैं। अब आपको खेलना पड़ेगा राइस के साथ, यानी कि अब आपको कमोडिटी डेरिवेटिव समझना पड़ेगा। कमोडिटी डेरिवेटिव कैसे काम करता है। कमोडिटी डेरिवेटिव मैंने बताया था बहुत ही स्टार्टिंग के लेक्चर में कि जब आपका अंडरलाइंग एसेट गोल्ड होता है या क्रूड ऑयल वगैरह होता है, अंडरलाइंग एसेट पे बना हुआ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है कमोडिटी डेरिवेटिव। तो यहाँ पे मेरा अंडरलाइंग एसेट राइस है विच इज़ अ कमोडिटी, और डेरिवेटिव है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है क्योंकि ये आपके बहुत सारे कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से रिवाइज करवा देता है और बहुत सारा कंसेप्ट्स में जो डाउट आने वाला है वो भी क्लियर कर देता है। चलिए शुरू करते हैं। मुझे एक्चुअल अंडरलाइंग एसेट की प्राइस टी इक्वल टू 0 में दी हुई है, विच इज़ एक्चुअल राइस का प्राइस, विच इज़ एक्चुअल स्पॉट का प्राइस 60 रुपये पर केजी। मैंने लिखा हुआ है यूजलेस। ये यूजलेस इसलिए है क्योंकि आज मुझे डर नहीं लग रहा, यानी कि राइस के ट्रेडर को आज कुछ डर नहीं लग रहा, आज उसको कोई रिस्क नहीं है। यानी कि आज उसका राइस का प्राइस क्या चल रहा है उससे उसको मतलब ही नहीं है। 60 रुपये चल रहा हो, 70 रुपये चल रहा हो, 80 रुपये चल रहा हो। क्यों ऐसा? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि उसका प्लानिंग है 22,000 kg बेचने का आफ्टर 3 मंथ्स। मतलब उसको 3 महीने बाद के राइस के रेट की चिंता है, उसको आज राइस के प्राइस का चिंता नहीं है। इनके 60 रुपये चल रहा है, 70 रुपये चल रहा है, कोई मतलब नहीं है कल कम ना हो जाए। यानी कि जब मैं कल मार्केट में जाऊं, यानी कि 3 महीने बाद मार्केट में जाऊं राइस बेचने के लिए, तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो। तो उसको कल का रेट का चिंता है, आज का रेट का चिंता नहीं है, इसलिए आज का रेट हमारे लिए यूजलेस है। मैच्योरिटी पीरियड 3 मंथ्स दिया हुआ है। एक्चुअल फ्यूचर की प्राइस दी हुई है 59 रुपीज़ पर केजी, यानी कि आज, यानी कि टी इक्वल टू 0 में 59 रुपीज़ पर केजी फ्यूचर का प्राइस है। लॉट साइज में आपको समझा रहा था 1000 kg पर कॉन्ट्रैक्ट। तो एक कॉन्ट्रैक्ट में 1000 kg राइस की बात चल रही है और 1 kg प्राइस 59 रुपीज़ पे कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है। क्वेश्चन का एक लाइन था मिटिगेट द रिस्क ऑफ रिड्यूस्ड प्रॉफिट। इसका मतलब है इसको कंप्लीट हेजिंग करनी पड़ेगी जिससे कि उसका रिस्क मिटिगेट हो जाए। मेरा अंडरलाइंग एसेट है राइस, कैश मार्केट में मैंने राइस परचेस करके रखा हुआ है और रिस्क है कि मार्केट गिर जाएगा। अब हम क्या करते हैं, हमारा जो कैश मार्केट यानी कि स्पॉट मार्केट का रिस्क होता है उसको मैं एक्सपेक्टेशन बना देता हूँ डेरिवेटिव मार्केट में। यानी कि अब मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि डेरिवेटिव मार्केट गिर जाए, और जब आप ऐसी एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि डेरिवेटिव मार्केट गिर जाए तो आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एफ माइनस करते हैं, यानी कि शॉर्ट पोजीशन लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एफ माइनस कॉन्ट्रैक्ट करने वाला हूँ। कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करने वाला हूँ, तो ये फॉर्मूला है 22,000 kg इंटू 59 रुपीज़ पर केजी। इतने का कॉन्ट्रैक्ट करना है टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय 1000 kg पर कॉन्ट्रैक्ट इंटू 59 रुपीज़ पर केजी। तो टोटल मेरे पास 22,000 kg का स्टॉक है, 59 रुपीज़ का कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहा हूँ, तो उसका अमाउंट आ जाएगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आ जाएगा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके विच इज़ फ्यूचर प्राइस इंटू लॉट साइज, यानी कि 1000 kg पर कॉन्ट्रैक्ट इंटू 59 रुपीज़ पर केजी। तो 22 कॉन्ट्रैक्ट्स में करूँगा। ठीक है, तो 22 कॉन्ट्रैक्ट्स करूँगा, नंबर आ गया। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट करूँगा, तो एफ माइनस करूँगा। ठीक है। अब क्वेश्चन को इस ग्राफ से समझते हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, जो कि मैं कह रहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि टी इज इक्वल टू 0 में राइस का प्राइस यानी कि अंडरलाइंग एसेट का प्राइस चल रहा है 60 रुपये, जो हमारे क्वेश्चन को बनाने के लिए यूजलेस है। फ्यूचर का प्राइस यानी कि डेरिवेटिव जो उससे बना है उसका प्राइस टी इज इक्वल टू 0 में 59 रुपीज़ पर केजी है। तो कई बार बता चुका हूँ कि अंडरलाइंग एसेट का प्राइस अलग होता है
और डेरिवेटिव का प्राइस अलग होता है। यहाँ पे 60 रुपये इज़ नॉट इक्वल टू 59 रुपीज़। मैंने यहाँ पे एफ माइनस कर लिया। क्वेश्चन कहता है कि 3 महीने बाद राइस का रेट हो गया स्पॉट प्राइस 57 रुपीज़ पर केजी और डेरिवेटिव का प्राइस हो गया 58 पर केजी, यानी कि दोनों अलग अलग हैं। ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हम अज्यूम करेंगे कि बिफोर 3 मंथ्स का डेटा दिया हुआ है, मतलब 3 महीने पूरे होने नहीं दिए। 3 महीने से मान के चलो एक दिन पहले ये रेट्स हैं 57 रुपीज़ पर केजी और 58 रुपीज़ पर केजी, क्योंकि अगर ये 3 महीने बाद का रेट होता, यानी कि इसकी बात चल रही होती इस पॉइंट की, यानी कि मैच्योरिटी की, और इस पॉइंट पे दोनों रेट इक्वल हो जाते हैं, यानी कि अंडरलाइंग एसेट का प्राइस और डेरिवेटिव का प्राइस। तो इस क्वेश्चन की सबसे खास बात यह है कि ये जब आपने लाइन देखी कि 3 महीने बाद स्पॉट प्राइस 57 रुपये यानी कि 57 रुपीज़ और फ्यूचर का जो प्राइस है वो 58 है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये एक दिन पहले की बात चल रही है, मैच्योरिटी की बात नहीं हो सकती। क्योंकि मैच्योरिटी, मैंने कई बार आपको बताया है कि मैच्योरिटी के समय में अंडरलाइंग एसेट की प्राइस इज इक्वल टू फ्यूचर की प्राइस। तो हम यहाँ पे एक दिन पहले की बात लेके चलेंगे और उस हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि एक दिन पहले क्या हुआ। एक दिन पहले ये हुआ कि इस राइस ट्रेडर ने क्या किया, इसने स्क्वायर ऑफ कर दिया, यानी कि उसने एफ माइनस का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, अब उसने एफ प्लस का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया 58 रुपीज़ पर केजी में। ठीक है, तो एक दिन पहले उसने स्क्वायर ऑफ कर दिया और इसने क्या किया, उसी दिन राइस बेच दिया 57 रुपीज़ पर केजी में सेल राइस। ऐसा राइस ट्रेडर ने इसलिए किया क्योंकि एक तो वो मैच्योरिटी तक नहीं रुका, अगर मैच्योरिटी तक रुकता तो फ्यूचर का प्राइस और अंडरलाइंग एसेट यानी कि राइस का प्राइस सेम होना चाहिए था, बट वो सेम नहीं है, इसलिए वो एक दिन पहले रुक गया। अगर वो एक दिन पहले रुक गया यानी कि फिजिकल सेटलमेंट का समय ही नहीं आया, क्योंकि मैच्योरिटी के टाइम या तो फिजिकल सेटलमेंट कर सकते हो या कैश से सेटलमेंट कर सकते हो। जब फिजिकल सेटलमेंट की बारी आती है तो आप अंडरलाइंग एसेट का आदान प्रदान करते हो, यानी कि इस केस में राइस उसको बेचना पड़ता मैच्योरिटी वाले दिन, लेकिन वो रुका नहीं, वो पहले ही राइस बेच के आ गया होगा क्योंकि उसको तो राइस बेचना था। सिंस वो राइस बेच के आ गया एक दिन पहले ही, अब वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का क्या करे, क्योंकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में उसने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट एफ माइनस। एफ माइनस मतलब कॉन्ट्रैक्ट टू सेल एट अ फ्यूचर डेट। अब फ्यूचर डेट को जब कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है सेल का और आपके पास अंडरलाइंग एसेट ही नहीं है, तो किस बात का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, समझ रहे हो। मैंने पहले स्पॉट मार्केट में जाके 57 रुपीज़ पर केजी में अपना पूरा स्टॉक बेच दिया, 22,000 केजी को 57 रुपीज़ में बेच दिया, ठीक है, स्पॉट मार्केट में। अब मैं घर आ गया, अब मुझको ध्यान आया कि अरे मैं तो डेरिवेटिव भी करके रखा है, अगर मैं एक दिन रुक जाऊं तो अगले दिन सामने वाला बोलेगा भाई ला मेरा राइस, सामने वाला बोलेगा ना राइस लेके आओ। क्यों बोलेगा ऐसा, क्योंकि मैंने एफ माइनस किया हुआ है। एफ माइनस का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट टू सेल एट अ फ्यूचर डेट। तो सिंस मेरे पास अभी राइस बचा ही नहीं, मैं पूरा राइस ऑलरेडी स्पॉट मार्केट में बेच के आ गया, तो मेरे पास दूसरा रास्ता क्या है, मेरे पास दूसरा रास्ता है कि मैच्योरिटी के पहले मैं कैश सेटलमेंट कर दूं, यानी कि स्क्वायर ऑफ कर दूं। इस कारण ये बंदा स्क्वायर ऑफ भी कर देगा 58 रुपीज़ पर केजी में, ठीक है। अब पोर्टफोलियो की बात करते हैं। पोर्टफोलियो यानी कि जो मेरा बास्केट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है उसमें राइस भी पड़ा हुआ है और फ्यूचर्स भी है। राइस कैश मार्केट में यानी कि स्पॉट मार्केट में सेल करके आऊँगा 57 रुपीज़ पर केजी में, तो मुझे कितना पैसा आएगा, तो मुझे आएगा कैश इनफ्लो 22,000 केजी इंटू 57 रुपीज़ पर केजी विच इज़ 12,54,000 विच इज़ 12,54,000। इतना मुझे कैश इनफ्लो होगा। मतलब मैं स्पॉट मार्केट में गया, अपना 22,000 केजी का स्टॉक दे दिया और 12,54,000 घर लेके आ गया, कैश इनफ्लो। फ्यूचर्स में क्या हुआ, फ्यूचर्स में मैंने एफ माइनस किया हुआ था। एफ माइनस का मतलब होता है कि मार्केट गिर जाएगा तो प्रॉफिट कमा लेंगे, यानी कि मार्केट में 59 रुपीज़ से नीचे चला जाना चाहिए प्राइस, और वो हो गया 59 से 58 हो गया, यानी कि फ्यूचर्स में आपको प्रॉफिट हो जाएगा। यानी कि डेरिवेटिव मार्केट में आप स्क्वायर ऑफ कर लोगे। स्क्वायर ऑफ का मतलब होता है लॉस वाला पार्टी पैसा दे देगा प्रॉफिट वाले पार्टी को, और मैं यहाँ पे प्रॉफिट वाला पार्टी हूँ, विच इज़ 59 माइनस 58 पर के जी इंटू 1000 के जी पर कॉन्ट्रैक्ट इंटू 22 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो एक के जी कट जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट कट जाएगा, आंसर रुपीज़ में आएगा 22,000 कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो क्यों बोला,
क्योंकि जब स्क्वायर ऑफ किया जाता है तो मैंने आपको बताया है कि स्क्वायर ऑफ के समय लॉस वाला पार्टी पैसा दे देता है प्रॉफिट वाले पार्टी को, और यहाँ पे मैं प्रॉफिट वाला पार्टी हूँ क्योंकि मैंने एफ माइनस किया हुआ था, तो मैंने प्रॉफिट कमा लिया 22,000 रुपये का। तो 22,000 रुपये भी मुझको डेरिवेटिव मार्केट से आ गए और स्पॉट मार्केट से 12,54,000 भी आ गए। टोटल मेरे पास घर में कितना पैसा आ गया, तो घर में पैसा आ गया 12,76,000। यही 12,76,000 को बोला जाता है इफेक्टिव रियलाइज अमाउंट। इफेक्टिव रियलाइज्ड का मतलब है एक्चुअल फिगर्स। तो मैंने कितना अमाउंट रियलाइज कर लिया, यानी कि कितना कैश इनफ्लो कर लिया, 12,76,000। क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे इफेक्टिव रियलाइज प्राइस बताइए। तो प्राइस का मतलब होता है एक यूनिट का प्राइस निकाल के देना, यानी कि आप क्या करोगे 12,76,000 को 22,000 kg से डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 58 रुपीज़ पर kg। तो योर इफेक्टिव रियलाइज प्राइस इज 58 रुपीज़ पर kg। तो एक क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होता है जहाँ पे आप राइस को यूज़ कर रहे हो और पूरा का पूरा डेरिवेटिव यानी कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट काम कैसे करता है वो देख रहे हो। इस क्वेश्चन का जो मेन पार्ट मुझे लगता है वो ये है कि यहाँ पे आपको ये मानना पड़ेगा कि 3 महीना ख़त्म नहीं हुआ, और क्वेश्चन का डिज़ाइन भी इस तरीके से हुआ है कि यहाँ पे 3 मंथ्स को हमने एक्चुअली में कहीं पर भी यूज़ नहीं किया। आप मेरी बात ध्यान से सुनना, क्वेश्चन ने कहीं पर भी 3 मंथ्स का जो डेटा है 3 मंथ्स उसको यूज़ नहीं किया, हमने कहीं पर भी उसको इस्तेमाल नहीं किया अपने सारे के सारे कैलकुलेशन में। यानी कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे 3 मंथ्स लिखा था या 2 मंथ्स लिखा है, यानी कि 2 मंथ लिखा हो सकता है या 4 मंथ लिखा हो सकता है। अगर क्वेश्चन कुछ मैच्योरिटी की बात करना चाहता तो फिर वो ऐसा काम नहीं करता, यानी कि लिखा 3 मंथ्स होता और 57 58 अलग अलग प्राइस देता, तो उसको सेम प्राइस देनी चाहिए थी। ओके, तो ये इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट है। स्टूडेंट बहुत बार इस पॉइंट पे कंफ्यूज होते हैं, तो आज मैं उनका कन्फ्यूजन दूर कर रहा हूँ और क्लैरिटी दे रहा हूँ कि सिंस मैच्योरिटी के पहले दोनों की प्राइस अलग हो सकती है, यहाँ पर में हम ये मानेंगे कि दोनों की प्राइस अलग है, मतलब मैच्योरिटी की बात नहीं चल रही, उसके एक दिन पहले की बात चल रही है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं। अ कंपनी इज लॉन्ग ऑन 10 MT ऑफ कॉपर। MT का मतलब होता है मेट्रिक टन, एट द रेट ₹474 per kg spot and intends to remain so for the ensuing quarter। ensuing का मतलब coming, तो coming quarter। The standard deviation of the changes of its spot and future prices are 4% and 6% respectively, having correlation coefficient of 0.75। तो स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस का 4% 6%, और उन लोगों का आपस में कोरिलेशन कोफिशिएंट दिया हुआ है 0.75। व्हाट इज द हेज रेशियो एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द कॉपर फ्यूचर इट शुड शॉर्ट टू अचीव अ परफेक्ट हेज। तो हेज रेशियो का क्वेश्चन है, तो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हेज रेशियो में मैंने आपको बताया क्या था। तो इस तरीके से मैंने बताया था आपको कि हेजिंग दो तरीके से की जा सकती है, या तो पोर्टफोलियो बीटा के फॉर्मूले जो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था मैंने उस समय, और हेज रेशियो। हेज रेशियो का काम अभी आ रहा है। हेज रेशियो का फॉर्मूला होता है R इंटू सिग्मा एस अपॉन सिग्मा एफ, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द स्पॉट प्राइस अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फ्यूचर प्राइस इंटू कोरिलेशन कोफिशिएंट। फिर क्या करेंगे, तो उसके बाद नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स अगर आपको निकालने हैं कंप्लीट हेजिंग के लिए, तो हेज रेशियो को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा कितने कॉन्ट्रैक्ट अंडरलाइंग एसेट के कर चुके हो। अगर यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन है तो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन ले लो, यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन है तो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन ले लो। और अगर अमाउंट निकालना है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का, तो जो आपका नंबर अभी ऊपर आया उसको फ्यूचर प्राइस पर कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एक्चुअल वाली से मल्टीप्लाई कर दो। तो इतना तो हमने सीखा था हेज रेशियो में। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें अंडरलाइंग एसेट दिया हुआ है कॉपर और डेरिवेटिव्स दिए हुए हैं फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि यहाँ पे कमोडिटी डेरिवेटिव की बात चल रही है, जहाँ पे कॉपर इज़ ए कमोडिटी और उससे बना हुआ डेरिवेटिव फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है कॉपर फ्यूचर्स। ठीक है, हमारा अंडरलाइंग एसेट यानी कि इन्वेस्टमेंट है कॉपर, जिसमें मैंने पोजीशन ले ली है लॉन्ग, यानी कि एक तरीके से मैंने परचेस किया हुआ है कॉपर। कितना परचेस किया हुआ है, तो 10 मेट्रिक टन की क्वांटिटी परचेस की हुई है।
नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब कितने किए हुए हैं, यानी कि 10 किए हुए हैं। अज्यूम करेंगे कि 1 मेट्रिक टन पर कॉन्ट्रैक्ट इज़ द लॉट साइज, यानी कि 1000 केजी पर कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में 1 मेट्रिक टन आता है, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ। यानी कि अगर आपने 10 मेट्रिक टन बाय करने की बात की हुई है, यानी कि 10 मेट्रिक टन का बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। जब भी हेज रेशियो का क्वेश्चन सॉल्व करें, वहाँ पे जो भी चीज़ आपने बाय की हुई है उसको कॉन्ट्रैक्ट से समझें। यानी कि अगर मैंने 10 मेट्रिक टन परचेस किया हुआ है, यानी कि 10 मेट्रिक टन में लॉन्ग पोजीशन ली हुई है, और पोजीशन हम लोग कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में लेते हैं, तो ऐसा मान के चलेंगे कि हमने 10 लॉन्ग पोजीशन का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है अंडरलाइंग एसेट में, तो अच्छे से समझ में आएगा। तो मैंने 10 कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं। अब सिंस मुझे हेजिंग करनी है, तो मैं यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन लिया हूँ, तो कॉपर फ्यूचर्स यानी कि डेरिवेटिव मार्केट में शॉर्ट पोजीशन लूंगा, यानी कि एफ माइनस करूंगा। तो मेरा हेज रेशियो आ जाएगा आर इंटू सिग्मा एस बाय सिग्मा एफ 0.75 इंटू 4% अपॉन 6%, 0.5:1। तो हेज रेशियो हो गया 0.5:1। नाउ नंबर ऑफ एफ माइनस कॉपर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर परफेक्ट हेज। क्वेश्चन ने वर्ड दिया है परफेक्ट हेज का। परफेक्ट हेज इज अनदर वर्ड फॉर कंप्लीट हेज। ये निकलता है हेज रेशियो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स का कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी डन। तो ये मैंने आपको अभी रिवाइज करवाया। तो 0.5 इंटू 10 यानी कि 5 कॉन्ट्रैक्ट। तो 10 कॉन्ट्रैक्ट आप ऑलरेडी किए हुए थे अंडरलाइंग एसेट में, मल्टीप्लाई बाय 0.5 यानी कि 5। तो 5 कॉन्ट्रैक्ट आप करेंगे एफ माइनस के कॉपर फ्यूचर के। नाउ क्वेश्चन मुझसे मांग रहा है अमाउंट बताइए कॉपर फ्यूचर का। तो सिंस यहाँ पे सिर्फ एक ही अमाउंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, विच इज़ 474 पर केजी, तो मुझे अज्यूम करना पड़ेगा जो कॉपर का प्राइस है T0 में, यानी कि जो अंडरलाइंग एसेट का प्राइस है T0 में, यानी कि जो स्पॉट प्राइस है T0 में, वही कॉपर फ्यूचर का भी एक्चुअल प्राइस है T0 में 474 रुपीज़ पर केजी। तो एक ही अमाउंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, और वो भी अंडरलाइंग एसेट का दिया हुआ है, और मुझे अमाउंट मांग रहा है फ्यूचर्स का। तो ऐसे केस में मुझे अज्यूम करना पड़ेगा कि अंडरलाइंग एसेट का जो प्राइस है वही डेरिवेटिव का भी प्राइस है, यानी कि कॉपर फ्यूचर का प्राइस है। तो मेरा अमाउंट ऑफ कॉपर फ्यूचर फॉर परफेक्ट हेज निकल के आ जाएगा 474 पर केजी इंटू 1000 केजी पर कॉन्ट्रैक्ट इंटू 5 कॉन्ट्रैक्ट। केजी कट जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट कट जाएगा, आंसर आएगा 23,70,000। 23,70,000 is the amount of copper future that has been short to achieve a perfect hedge। यहाँ पे एक बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, जो कि है कि मेट्रिक टन यानी कि एक टन में 1000 केजी रहते हैं। ओके, तो एक टन का मतलब 1000 केजी होता है। वो चीज़ आपको हेल्प करेगी सॉल्यूशन निकालने में, ये वाला 23,70,000। तो इस तरीके से सॉल्व होता है हेज रेशियो का क्वेश्चन। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो हमारा टारगेट है 5000 सब्सक्राइबर्स का, यानी कि #road to 5K। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, और मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।